ठीक। देखिए, कल की क्लास में मैं बताया था आपको सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल। हिंदी में बोलते हैं कोश, उपकोश और कक्षक। कोश क्या होता है? जिस निश्चित मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कोश, सेल। हर एक सेल अलग अलग उपकोशों में बटा होता है, जैसे एसपीडीएफ। हर एक सेल और किस में बटा होता है? सब सेल में, जिसको बताए थे कल, एसपीडी और एफ। और ऑर्बिटल या कक्षक, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है उसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। उपकोश पुनः कक्षकों को, देखो इसको फिर से किस में बांटा जाता है? कक्षकों में बांटा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। यहां तक मैं कल पढ़ा दिया था। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। इसी में आगे चल करके ये एसपीडीएफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये बता दिया था कल। इसी को लेकर के एक अवधारणा दिया, अफवाऊ दिया। अफवाऊ नाम याद हुआ पहले? क्या नाम है इसका? अफवाऊ का सिद्धांत। ये कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन याद रखना, रेलवे पूछता है। रेलवे में क्वेश्चन पूछता है। अफवाऊ क्या किया? सब सेल में, उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटा जाए, इस पर थ्योरी दिया। कौन दिया? अफवाऊ। अफवाऊ एक जर्मन भाषा का शब्द है। अफवाऊ एक कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का। कुछ नहीं याद रखना आपको, ये क्या बोला देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। बस इतने में ही समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। अफवाऊ के नियम अनुसार उपकोशों में, किसमें? सब सेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा किसमें? 1s में। इसके बाद दूसरे नंबर पर किसमें भरा जाएगा? 2s में। मैं लिखते जा रहा हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा? 1s में। सॉरी, ये उधर मुंह होगा। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा? 2s में। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा? 2p। और उसके बाद देखो 2p में जाएगा, 2p के बाद जाएगा 3s में। इसके बाद ऐसे, यहां पर 5s होगा ना, यहां पर क्या होगा? 5s। तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन बटेगा। ये कौन बटेगा? अफवाऊ। ठीक है, तो देखिए अफवाऊ का नियम अपने को क्या पढ़ना है? अफवाऊ का नियम। इधर देखिए, अब पढ़ा रहा हूं। इसके तहत उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश, हमेशा याद रखना है, उपकोश में, सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवेश होगा किस नियम के अनुसार होगा? अफवाऊ के नियम के अनुसार होगा। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक का जोड़ने का सिद्धांत। 1 बाई 1 जुड़ेगा। कैसा जुड़ेगा? 1 बाई 1। ये तुमको याद करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले याद रखना है 1s होगा, उसके बाद 2s होगा, उसके बाद 2p होगा, 3s होगा, 3p होगा, 4s होगा, 3d होगा, 4p होगा, 5s होगा। ये बनाते बनाते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसको जरूरत नहीं बनाने का। अब मैं एक तो एग्जांपल लेके बना रहा हूं। चलिए अपन लेते हैं क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। अब देखो, देखो है क्या इसमें? इधर देखो, ये है क्लोरीन। ये देखो, तो ये 2 इसमें आएगा, एस जहां जहां दिख रहा है वहां 2 आएगा, पी जहां दिखा वहां 6 आ जाएगा। 2 2 2 6। एस जहां दिख रहा है वहां 2 आएगा, पी जहां 2 दिख रहा है वहां क्या आएगा? 6। लेकिन बचा कितना है? 2 4 10 12, बचा कितना? 5। 6 कैसे दे देगा? बचा तो 5 ही है। ये रो, आपको देगा क्लोरीन का अफवाऊ के नियम अनुसार, तो इसको ऐसे ऐसे जमाना पड़ेगा, 1s 2s 2p 3s 3p। बस क्लोरीन देगा तो ऐसा जमेगा। कैल्शियम देगा तो कैल्शियम में होगा 20। कैल्शियम में क्या होगा?
20, ये हो गया 2, 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 6 18। अब बचेगा क्या? ये देखिए ये क्रम को 1s 2s इस क्रम को फॉलो करेगा बेटा, इस क्रम को फॉलो करेगा, कुछ भी रहेगा यही क्रम होगा। ये वाला जो क्रम दिख रहा है, और ये क्रम आया कहां से? यहां से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बांट लोगे, आपको क्वेश्चन जीवन में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को वितरण का सिद्धांत कौन दिया? तो याद रखना अफबाऊ। कौन दिया था? अफबाऊ। बस यही याद रखना है आपको, थ्योरिटी। ठीक है, एक आध का पूछ लिया, चलो कभी जीवन में पूछ लिया किसी का, तो ये याद रखना, ये क्रम याद होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और इसको याद करने का जरूरत नहीं, उधर जैसे बोला वैसा बनाना और लाइन खींच दोगे तो भी बन जाएगा वो। इसी के साथ एक और वैज्ञानिक था, हुंड महोदय। नाम क्या था इनका? हुंड का नियम। हुंड बोलता है, देखो हुंड के नियम अनुसार ये बोलता है समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, ये मान लीजिए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल हैं, मतलब अगर ये एस है तो सब एस है, ये अगर पी है तो सब पी है, ये अगर एफ है तो सब एफ है। समान ऊर्जा वाले स्तर, पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाता है, और जब वो पूरा भर जाता है तब उसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश किया जाता है, लेकिन वो उसका जो चक्रण होगा वो उल्टा होगा। इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट स्पिन। जैसे एक तो एग्जांपल बता रहा हूं, देखो ये मेरे पास 3 बॉक्स है और मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 5। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मेरे पास? 5। पांचों को भरना है तो पहले तो सब में एक एक डाल दो, कितने चले गए? 3। अब इसके बाद जब मैं चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो यहां डलेगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां डलेगा, छठवां खाली रहेगा। चक्रण कैसा होगा? अपोजिट। ये बोला हुंड। इसने इलेक्ट्रॉनों का वितरण का तरीका बताया। सबसे पहले तो याद रखना है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके पश्चात जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया जाएगा तो बिल्कुल प्रवेश करेगा, लेकिन उसका चक्रण कैसा होगा? विपरीत होगा। चक्रण कैसा होगा? विपरीत होगा। ये है हुंड। दोनों से कुछ काम नहीं आपको। ठीक है, आपको काम है भैया यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिससे क्वेश्चन आएगा, चाहे दुनिया का कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। क्वेश्चन किससे आना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब समझना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपने को 5 चीजों का ज्ञात किया जा सकता है। इसमें अपन को पहला चीज प्राप्त हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा, तो मेरे को 5 चीजें मिलेगी। पहला मिलेगा कोर इलेक्ट्रॉन, दूसरा मिलेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीसरा चीज मेरे को प्राप्त हो जाएगा संयोजकता, वैलेंसी। 9वीं 10वीं तो पढ़ के आए हो ना, कोई 11वीं 12वीं नहीं पढ़ा रहा मैं, 9वीं की क्लास का ये सब, क्लास 9। इसके बाद अपने को पता चल जाएगा चार दो प्रकार का, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद इसी से अपने को पता चल जाएगा वो धातु है कि धातु, मेटल है कि नॉन मेटल। 5 चीजों का अपने को ज्ञान मिल जाएगा केवल क्या करके? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों का क्या कर पाया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, तो मेरे को 5 चीज पता चल जाएगा केवल क्या करके? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। ठीक है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों को बांट देना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है? 17। कितना होता है बेटा? 17। 17। अब देखिए 17 को मैं आप बोल रहा हूं तो ये पहले होगा 2, 2 के बाद 8, इसके बाद देखो 7।
अगर ये भी 8 हो जाता, ये भी अगर क्या हो जाता, 8 हो जाता, तो ये क्या हो जाता, फुलफिल हो जाता, संतृप्त हो जाता, कोई एक्टिविटीज नहीं कर पाता। जैसे ये 2 और 8 कुछ नहीं करेगा, बस बैठे रहेगा चुपचाप, क्योंकि ये तो संतुष्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपना अष्टक, चाहे 2 भी है तो इसने देखो, क्योंकि ये सामने इसमें केवल कितना रहता है, 2, KLMN सब बताया हूं कल। इसमें कितने रहते हैं, केवल। उसके बाद वाले में 8, 18 ऐसे बताते जाता हूं। लेकिन 18 ना होकर के 8 में भी ये क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी कितना ही है, 7। अभी कितना ही है, 7। क्लोरीन को देखिए, 2, 8, 7, 2, 8 और 2 वाला भी संतुष्ट हो चुका है, ठीक है। 8 वाला भी क्या हो चुका है, 7 वाला संतुष्ट नहीं है। या तो इसको 2 बना लो, या तो इसको 8 बना लो, ठीक है। ये दोनों को बोला जाता है, 2 है तो भी बोलोगे अष्टक पूरा कर चुका है, 2 है तो भी क्या बोलोगे, ये अष्टक पूरा कर चुका है। क्योंकि पहले नाभिक के सबसे पहले वाले कोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। आगे बढ़ते जाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ते जाएगी। एनर्जी, यादव जी, एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा, सबसे बाहर वाले का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा, 7 का। कोर से लेकर जैसे आप बढ़ते जाएंगे, एनर्जी लेवल क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इस समय याद रखने, अंदर से अगर मैं बाहर की ओर निकल रहा हूं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब अंदर से बाहर से अंदर आता है, तब ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यहां तक की क्लास कल बता चुका हूं। अगर कोई भी बच्चा अब्सेंट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब में डाल दिया हूं आज, बड़े प्रेम से जाइए, क्लास को ढंग से बैठ के देख लीजिए। ये सेकंड क्लास तो ले ही रहा हूं, ठीक है। चले, हाँ, ये सब मैं बता, ये सब अभी चालू, ये सब याद करना है, अभी मैं सही सिखा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल लिया, क्लोरीन, यहां पर दिक्कत है तो बताओ, यहां नहीं है ना, बाकी कोई दिक्कत, मैं तो हूं भैया। कोर इलेक्ट्रॉन, ये देखो, इसको छोड़कर बाकी सब कोर इलेक्ट्रॉन है। ये 7 वाले को छोड़ दे तो ये और ये क्या है, मतलब बाह्य आवरण के भीतर ये जो 2 बचे, यही क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन। ये वाला बाहर वाला कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। 7 वाला क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। 2 का मतलब समझ में आया। चलिए देखिए, कोर इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसी भी भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 2 के बाद 8 भीतर में है और उसके बाहर में 7 है, तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 धन 8 कितना होगा, 10। क्लोरीन के केस में चल रहा हूं मैं, किसके केस में चल रहा हूं, क्लोरीन के केस में। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 आ गई। अब संयोजी, सबसे बाहरी आवरण में जो था, आउटर मोस्ट पोर्शन पे जो था, वो होगा कैसा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हो गया 10 और 7, 10 और दोनों मिलाएंगे तो कितने हो गए। अब मेरे को बताओ, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन में किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं संयोजी इलेक्ट्रॉनों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मेरे को संयोजी इलेक्ट्रॉन पता है तो मैं क्या क्या कर सकता हूं। पहला बात तो याद रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों से अधिक होता है। कोई दिक्कत है, क्योंकि सबसे बाहर में है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, अन्य इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक होगी। फिर वही बात, क्योंकि ये किस पोर्शन पे है, आउटर पोर्शन पे है, और जो आउटर पोर्शन में होगा उसका एनर्जी लेवल बाकी लोगों से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, बाकी की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात होने पर संयोजकता ज्ञात किया जा सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता रहेगा तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अपन क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी। संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है, संयोजकता अलग है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, तो अब आप उसकी संयोजकता निकाल सकते हो, वैलेंसी निकाल सकते हो। अभी मैं निकाल के बताऊंगा।
आपको ऐसी पूछता था, अभी पीएससी में पूछा था एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, जस्ट पिछला पीएससी, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है। अभी धीरे अभी क्लास चालू हुई है, सब चीज समझाने आया हूं। तीसरा, रासायनिक अभिक्रिया में केवल आपको याद रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ये तो बेटा फुल फिल हो गए, ये 2 और ये 8 चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं करेगा, ये नतमस्तक हो गए, शादी हो गया, जीवन बर्बाद हो गया इनका। ये अभी भी देखो मटमटा रहा है, 8 नहीं हुआ ये 8 नहीं हुआ है। तो याद रखना केमिकल रिएक्शन में भाग केवल ये लेगा, ये तो पूरा जीवन बर्बाद करके बैठ गया है, पूरा फूल हो गए, बोले अरे नहीं भैया कोई जगह नहीं अब। तो ये लेगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग। तो रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में भी कौन पार्टिसिपेट करता है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो, संयोजकता निकाल सकते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का एनर्जी बाकी इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत अधिक होता है, कोई दिक्कत इतने में नहीं है। चलिए, कुछ का आपको क्या निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। एग्जाम्पल देखिए, पहला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है, 12। अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 8 2 2 8, सबसे आउटर पोर्शन में कितना, देखो 2 8 2 मतलब ये देखो, ये इसमें आया 2, इसमें आया 8, और ये सबसे बाहर वाले में कितना आएगा, 2, सबसे बाहर वाले में कितना आया, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। एल्युमिनियम में 13 3, एल्युमिनियम में 13 3, सिलिकॉन 14 4, फास्फोरस 15 5, सल्फर 16 6, क्लोरीन 17 7। ये सब आपको 1 से लेकर के 20 तक तो बस मात्र 1 से लेकर के, मैं ये नहीं बोला हूं 118 तत्व है सबका याद करिए, केवल 20, टॉप 20 केवल 20। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 20 तक जितने एलिमेंट हैं सबका आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर बोल रहा हूं बस, परमाणु क्रमांक पढ़ना है तो, और ढंग से पढ़ना है तो भी, और वैसे भी तुम चाहे ना चाहे मैं याद करवा लूंगा, ठीक है। कार्बन 6, नाइट्रोजन, ऐसे बढ़ते 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 आपको याद रखना है। 11 किसका होता है, सोडियम, Na 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, बस फिर क्या टेंशन है, कैल्शियम 20। ठीक है, मैं बैठाऊंगा। अब ध्यान से देखिए, इसकी इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में कितना होगा, ये बोल रहा हूं, ये इस पर ध्यान दीजिए बस। तो चलिए, ऑक्सीजन में ये होता है 2 6, टोटल 8 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कार्बन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, होगा या नहीं होगा। क्लोरीन 7, क्लोरीन में पीछे देखे 7, कैल्शियम 2 8 8 2, 2 8 8 2, ये देखिए 2 8 10 10 8 18, ये होता है 20, कैल्शियम में 20, ये 2। ये है सब संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इससे निकाला जाता है संयोजकता। कभी भी संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं किसकी बात कर रहा हूं अब, लेकिन क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्लोरीन का भी बताया 7, लेकिन क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन से अपन को संयोजकता निकाला जा सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन हो उसकी संयोजकता उतनी ही हो, क्योंकि संयोजकता कभी 4 से ज्यादा होगा ही नहीं। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं बात कर रहा हूं वैलेंसी की। अब आ जाओ संयोजकता, ये होता है संयोजकता, इधर देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहा हूं मैं, संयोजकता की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, संयोजकता की। ध्यान से देखना, पहला बात तो याद रखना है 1 से लेकर के 4 तक
अगर किसी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम, पायतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 3, उसकी संयोजकता हो जाएगी 3। मैग्नीशियम, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। ठीक है। सोडियम, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, 2, 8, 1, 2, 8। अरे मेरे बाप, ये लीजिए, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। अब मैं देखो 15 नहीं लिख रहा हूं, क्यों? इसको तोड़ोगे तो 2, 8 और 1, 2, 8 और 2, 2, 8 और 3, 2, 8 और 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए मेरे को। एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? इसीलिए इसकी वैलेंसी भी 3 होगी। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसकी वैलेंसी 1 होगी। मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 है या 4 से कम है तो उसकी संयोजकता वही होगी। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसकी संयोजकता 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है उसकी संयोजकता 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है उसकी संयोजकता 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है उसकी संयोजकता कार्बन, कार्बन 6। कैसे होगा? 2 और। अब मेरे को बता कि संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8, ये टूटेगा 2 और 6 में। अब बता पाओगे क्या कि कभी भी संयोजकता 4 से ज्यादा नहीं होगा? और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो याद रखना है, अगर 4 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो उसे 8 से माइनस करके उसका क्या निकाला जाता है? संयोजकता निकाला जाता है। अगर किसी में भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा है, तो 8 से माइनस करके उसकी संयोजकता निकाली जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। इनमें कोई दिक्कत? सबका देखो संयोजकता, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका भी 4 होगा। लेकिन अगर ऐसे तत्व जिनका जिनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, किससे ज्यादा हो? 4 से ज्यादा हो, तो 8 में माइनस करके उसकी संयोजकता निकाली जाती है। जैसे जैसे मैंने बोला फास्फोरस कितना होता है? 15। मैंने बोला सल्फर कितना होता है? 16। मैं बोला क्लोरीन कितना होता है? 17। मैं बोला ऑक्सीजन कितना होता है? 8। अब ध्यान से देखो मेरे को, इसको मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये आएगा 2, 8, 8 और 2 10। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 5। ठीक है। इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8 और 6। इसमें आएंगे तो हो जाएगा 2, 8 और 7। इसमें आएंगे तो 2 और 6। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। संयोजकता निकालने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा 8 से, तो इसकी संयोजकता कितनी आ जाएगी? 2, 7। 8 से माइनस करिए 1, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी? क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? ध्यान से बातें, सेम वही बात। क्या ये? सल्फर, सल्फर की संयोजकता 2, सल्फर की संयोजकता 2, लेकिन सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6। फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन फास्फोरस की संयोजकता वैलेंसी कितनी? 3। तो एक बात हमेशा याद रखना, संयोजकता कभी 4 से ज्यादा नहीं होगा। और 1 से लेकर के 4 जिन पे लास्ट में है वो डायरेक्ट उसकी संयोजकता हो जाएगी। अगर 4 से ज्यादा है तो उसको 8 से माइनस के क्या निकाल लिया जाता है? उसका संयोजकता निकाले। किसी को कोई तो बता दो। दोनों चीज निकाल दिया। कोर इलेक्ट्रॉन समझ में आया? जो बीच में होगा सब क्या है? जो अपना ऑक्टल पूरा कर लेगा, 2, 8, 8, ये सब अपना कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा।
लेकिन जो बाहर आवरण में रहेगा, बाहरी कोष में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकलेगा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही क्या निकलेगा? वैलेंसी। अब तीसरा चीज बताया था मैं, चार्ज। तीसरा चीज क्या बताया था? चार्ज। देखिए चार्ज कैसे निकालते हैं। चार्ज निकालने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इसी से धातु और अधातु भी निकलता है बेटा। सेम कॉन्सेप्ट दोनों का है। एक तो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई बाहर गया क्या? गेट को बंद कर दो। अरे रे, टूट जाएगा, टूट जाएगा। देख, ए दादा, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। चलो ध्यान से मेरी बात देखो, ध्यान से सुनो। Na 11, क्लोरीन 17 होता है। सोडियम का 11, क्लोरीन का 17। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा बेटा? 2, 8 और 1। इसको तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? 2, 8 और 7। 2, 8 और 7। अब ध्यान से मेरी बात देखना। कोई भी चाहता है कि वो क्या करे? स्टेबल हो जाए, चाहे नॉर्मली हो जाए, चाहे किसी के साथ रिएक्शन करके स्टेबल हो जाए। तो ये इसके पास दो ऑप्शन है स्टेबल होने का। ये इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, छोड़ दो, ये स्टेबल हो गया। हाँ मान ला, कोई मतलब नहीं, देख ले। ये जो एक बचा है, या तो ये सोडियम इस एक को त्याग दे, या तो भैया किसी से 7 ठो और लेके 8 हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये केवल ये हो जाए। आसान क्या है इसके लिए? एक ठो बड़े प्रेम से एक ठो त्याग देना भाई, क्या दिक्कत है? कहाँ 7 ठो उधारी मांगेगा? दे दे भैया, दे दे भैया, दे दे। उससे अच्छा एक ठो त्याग दे, ये काम आसान है। तो ये क्या करता है? बड़े प्रेम से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और ये क्या कर अपने आप को बना लेता है? Na+ बना लेता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागा, जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ये क्या बन गया? अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की, जब मैं प्लस लिखा हूं तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है बेटा। त्याग दिया इसीलिए उसको ऊपर में प्लस लिखा हूं मैं। कॉन्सेप्ट बन रहा है, धीरे धीरे समझना है। त्याग दिया करके मैं उसके ऊपर में क्या लिखा? प्लस लिखा। अब प्लस लिखा लिया तो Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? 10। ठीक है, ये छोड़ दिया, एक त्याग दिया। अब इधर देखो, क्लोरीन के पास भी वैसे ही ऑप्शन है। या तो ये एक मांग ले, एक ठो मांगना है बस, या तो 7 ठो त्याग दे। एक ही ठो मांगना है, मांग ले भाई। तो एक जैसे मांगा ये क्लोरीन के ऊपर लगा माइनस। अब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 18। 17 से क्या हो गया? ये एक जो बड़ा ऊपर में माइनस लगा है, एक जो लगा वो कहां ऊपर में क्या लगा है? माइनस लगा है। अब बड़े प्रेम से दोनों भाई साहब मिले Na और बना लिए Cl। खाओ नमक। ठीक है, Na और इसका एक किसको आ गया? इसके पास। ये प्लस हो गया और वो क्या हो गया? माइनस हो गया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? कोल इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन? केवल इनको कोई मतलब नहीं है। दोनों बोले अरे भैया जीवन बर्बाद, हम लोग बढ़िया सुकून में, अब कोई दिक्कत नहीं, लइका वइका हो गया बढ़िया, छोड़, तुम लोग देखो अपना। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। और जैसे त्यागा, जो डोनेट कर रहा है उसमें क्या लगा? प्लस चार्ज। और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसमें क्या लगा? तो ये चार्ज समझ में आया? कब प्लस लगेगा? अगर कोई डोनेट करेगा तो प्लस लगेगा, और कोई एक्सेप्ट करेगा तो। सेम चीज में भी, अब ध्यान से सुनना। धातु, मेटल और नॉन मेटल, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? मेटल और नॉन। ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने का गुण रखते हैं उसे धातु कहते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने का गुण रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। तो मेटल में भी यही प्रॉपर्टीज है जो चार्ज में है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने का जो गुण रखेगा उसको धातु कहेंगे।
इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की जो क्षमता रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। ये दोनों बातें याद रखना है ढंग से। क्लियर? चले आगे। ये चार्ज याद रखना कैसे, कब चार्ज पॉजिटिव होगा कब निगेटिव, समझ में आया? जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो पॉजिटिव चार्ज में हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए 287, इसमें चार्ज माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये एक क्या करेगा? ग्रहण करेगा, इसीलिए Cl के साथ क्या लग जाएगा? माइनस। ऑक्सीजन देखो O8, ये क्या करेगा बेटा? दो ग्रहण करेगा, इसीलिए इसके साथ लगा O-2। एक नहीं, ये दो ठो लेगा। कितना लेगा? दो ठो, इसलिए क्या लिखा? O-2। कैल्शियम 2-8-8-2, दो त्याग देगा तो ये हो जाएगा +2। मैं सोडियम 2-8-1, एक त्याग देगा, एक प्लस। चलिए ध्यान से सुनना। वैभव चलो बताओ, कितना माइनस लगेगा कितना प्लस लगेगा? पहले तो परमाणु क्रमांक बता कितना होता है मैग्नीशियम का। अन्ना नहीं मालूम, बता बाबू रे। 12। 12 कैसे तोड़ेगा 12 को? 2, 8 और 2। अब बताए क्या दो निगेटिव होगा कि दो पॉजिटिव होगा? दो पॉजिटिव होगा, Mg2+। Mg2+, समझ में आया? Mg2+, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा तो केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। केमिकल रिएक्शन आपको ज्यादा नहीं करना है, ऐसा एकदम यहाँ पर अपने को वो दवाई ववाई नहीं बनाना है केमिकल रिएक्शन करके, नॉर्मली जानना है बस। लेकिन नॉर्मल जानने के लिए भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए ना भाई, क्यों इसी से जुड़ रहा है? ठीक है, ये दो किसी को देगा, जिसके पास दो माइनस होगा उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, बना लेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन को दो माइनस, इसका दो प्लस, दोनों जुड़ गया। कारण समझ में आ रहा है? यही होगा, समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये समझ में आएगा तभी ये पूरा क्लास समझ में आएगा, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। देखो आपको तीन चार चीजें पता चला, कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं समझ में आ गया, संयोजकता किसको बोलते हैं समझ में आ गया, चार्ज कैसे देखते हैं समझ में आ गया, धातु अधातु समझ में आ गया। बहुत बड़ा चैप्टर है धातु अधातु। अभी मैं आपको केवल ये बताया हूं कि धातुओं के गुण कैसे होते हैं। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने का गुण रखेगा क्या कहलाएगा? धातु। और वे सारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधातु। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले ले, ऑक्सीजन के साथ क्या लगा है? ये धातु है कि अधातु है? अधातु है। ठीक है, क्या है ये? सोडियम Na क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। समझ में आ रहा है? चलिए, नाभिक। नाभिक की खोज या नाभिक का लोकेशन कहां पर होगा, यह बताने वाला वैज्ञानिक कौन है? रदरफोर्ड। ये देखिए, ये एक क्या है? परमाणु है। रदरफोर्ड बोलता है परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा लेकिन भारी नाभिक होता है। रदरफोर्ड बोलता है किसी भी परमाणु में, एटम्स में, सेंटर में, एकदम उसके बीच में परमाणु का, देखो मेरे को ये बताओ प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम? गोल्ड स्टीन। लेकिन परमाणु का पोजीशन बताने वाला रदरफोर्ड। और बताया ये जो नाभिक होता है ये किसका बना होता है? परमाणु का बना होता है। ये सॉरी, ये किसका बना होता है? प्रोटॉन का बना होता है। ये रदरफोर्ड बोला। और हमेशा याद रखना है जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है।
और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन और उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन नाभिक में केवल दो ही चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। सेंटर में कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बताने वाला कौन था, रदरफोर्ड। लेकिन आपको एक चीज अब मैं ध्यान से बता रहा हूं, देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इस जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और इसका ए का मतलब होता है परमाणु भार, परमाणु भार। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अरे कोई चीज ऊपर रहेगा तभी ना भारी लगेगा, कि नीचे रहेगा तो भारी लगेगा। तेरे कोई चीज ऊपर रहेगा तभी ना भारी लगेगा, तो परमाणु भार हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। परमाणु क्रमांक कहाँ होगा, नीचे। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है जेड इक्वल टू पी, जेड इक्वल टू पी। पी मतलब प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक सीधा सीधा जेड के बराबर लिख सकता हूं मैं, प्रोटॉनों की संख्या है वो। लेकिन ए बराबर, ए बराबर होता है पी प्लस एन, पी प्लस एन। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियन, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। पी प्लस एन, पी प्लस, ये हो गया न्यूक्लियन ए। जेड इक्वल टू पी, जेड इक्वल टू पी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं। पी का मान, पी का मान 6। शांत 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 शांत। क्या क्या है इसमें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 6 और 6, दोनों मिले क्या हो गया, न्यूक्लियन। नीचे केवल प्रोटॉन है और ऊपर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला मैं, न्यूक्लियन। क्या बोला मैं, न्यूक्लियन। इतनी बातें समझ में आया। जेड क्या है, ए क्या है, पी क्या है, एन क्या है, इतनी चीजें समझ में आई। नहीं आया, एकदम स्पष्ट बोल, नहीं आया मेरे को, बोलना सीखो। हाँ फिर से बोलना सीखो। कैल्शियम 2040, इसको मैं जेड बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, जेड। इसको क्या बोल सकता हूं, ए। यहां पर केवल होता है क्या, प्रोटॉन। यहां पर केवल क्या होता है, प्रोटॉन। ये 40 कैसे हुआ, तो 40 में प्रोटॉन भी है और क्या है, न्यूट्रॉन भी है। तो इसमें 20 तो न्यूट्रॉन है और 20 क्या है, प्रोटॉन। तब कितना हुआ, 40। तब क्या हुआ, 40। और अगर दोनों को जोड़ा तो क्या नाम दिया मैं, न्यूक्लियन। क्या नाम दिया, ये है प्रोटॉन, ये वाला केवल क्या है, प्रोटॉन, ऊपर वाला न्यूक्लियन। फिर देखो क्या बोल रहा हूं, एक्स, जेड और ए। इस जेड का मतलब क्या होता है, केवल पी। जेड इक्वल टू, तो जितना प्रोटॉन रहेगा वही क्या होगा, जेड। जितना प्रोटॉन रहेगा वही कितना होगा, जेड। जैसे मैं बोला सोडियम, पटेल, सोडियम, पी का मान 11, पी का मान 11, ए का मान 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। क्योंकि एन भी समान होता है, लेकिन ये होता है क्या, पी प्लस एन, पी प्लस एन, 11 11 22। ऊपर वाला ज्यादा होगा तभी तो भारी होगा, परमाणु भार, नीचे वाला परमाणु क्रमांक। दो बातें समझ में आई। तब मैं आगे पढ़ाना क्लास चालू करूंगा। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समझ में आया। परमाणु क्रमांक इज डायरेक्ट इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू पी। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। लेकिन परमाणु भार,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा, जिसको अपन न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? चले आगे, चलो अब आ जाओ। ये देखो, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, ठीक है। देखिए, अगर मैं इसको एग्जाम्पल में लेके चलता हूं तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 20, परमाणु भार होगा 40। P इक्वल टू जेड, जेड का मान ही क्या होता है? P। लेकिन ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। किसको किसको? P और N को, ठीक है। ये देखो, ए निकालना है तो मेरे को किसको किसको जोड़ना पड़ेगा? P और N को, इसलिए आ जाएगा ये 40। ये होगा परमाणु भार, ये ऊपर वाला है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दोनों समझ में आया? चलिए, अब मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि अपने को ये 4 भयंकर चीज पढ़ना है। इसको पढ़ाने का मतलब ये था, समस्थानिक, ठीक है, आइसोटोप्स, समभारिक, आइसोबार्स, सम न्यूटॉनिक, आइसोटोन्स, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 4 चीजें आपको पढ़ना है। इसमें केवल और केवल सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है समस्थानिक। इंग्लिश में क्या नाम है इसके लिए? आइसोटोप्स। आइसो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दुनिया का ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन आएगा नहीं। क्या बोलो, ध्यान से सुनना, देखने का भी जरूरत नहीं है। ये ले, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, the all the element their atomic number will be same and atomic mass are different, it's called isotopes, समस्थानिक कहलाएंगे। वे सभी पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समस्थानिक। देखिए, 1H1, 1H2, 1H3, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 3 समस्थानिक, ये आपस में समस्थानिक है। ध्यान से देखिए, 1H1, ठीक है, प्लूटियम, ड्यूटोरियम, ट्राइटियम, नाम भी देखो, प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, और तीनों के परमाणु भार भिन्न भिन्न है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? समस्थानिक। ये एक दूसरे के क्या है? परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक, ठीक है। चल परिभाषा बोल समस्थानिक का। जिसके 2 ठो लड़का होते हैं, एक पति होता है, उसे क्या कहते हैं? बोल। परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नाम से, मात्र एक हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें मैं दोनों का नाम लिया कार्बन, दोनों का नाम क्या लिया? यूरेनियम का 235, 238 पढ़े हो मरे जी, 239 बहुत सारा पढ़े हो ना, लेकिन सबका ऐसा नाम क्या है? यूरेनियम। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जो समस्थानिक हैं उसके अलग अलग नाम है। क्या नाम है? प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक बात जो आज तक परीक्षाओं में ध्यान नहीं देते हो, बड़े प्रेम से ध्यान से इधर देखो, इसमें पी का मान कितना है? इसमें देखो, ये हो गया जेड, ये हो गया ए। अब मेरे को बताओ, इसमें पी का मान कितना है? 1। और एन का मान कितना है? ये देखो 0। तो दुनिया का एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, प्रोटियम। हाइड्रोजन ही, प्रोटियम बोलोगे आज, क्या बोलोगे?
हाइड्रोजन नॉर्मली हाइड्रोजन ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन ही है, लेकिन अगर परमानेंट नाम पूछेगा तो क्या नाम है इसका? प्रोटियम। इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, एकमात्र ऐसा था तो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अभी दिखा रहा हूं जीरो है। चलिए इधर देख, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक सबके 1 है और उनका परमाणु भार अलग अलग है, 1H1 1H2 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पहले इन नामों को याद करना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ड्यूटेरियम जब परमाणु रिएक्टर में अपन क्या कराते हैं, परमाणु रिएक्टर का उपयोग करते हैं तो ये भारी जल बोला जाता है, ये ड्यूटेरियम। D2O नाम सुने हो, D2O ये भारी जल है, इसको एज ए मंदक मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं अपन परमाणु रिएक्टर में, ये वही ड्यूटेरियम है। 1H1 1H2 1H3। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसके समस्थानिकों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या देखो, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटियम में कितनी न्यूट्रॉन है, यही क्वेश्चन याद रखना। किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में भी, किसमें? प्रोटियम। ठीक है, हाइड्रोजन में भी किसमें? प्रोटियम। हो गई। पर सब रहे बेटा, ये इतना बारीक नहीं सोच पाओगे, बात समझ में आ रहा है ना, इतना बारीक नहीं सोच पाओगे, बस यही अंतर होता है, क्लास आना नहीं आना। मैं ऐसे ऐसे धुरंधरों को देख डाला जो 2-2 3-3 बार मेंस दिए थे, अब प्री के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ क्या भावना थी, हम सब जानते, कुछ नहीं जानते। मैं नहीं पढ़ाने वाला, मैं बोल रहा ना, ब्रह्मांड का मेरा ज्ञान नगण्य है तो फिर तुम्हारा ने मैं क्या बोलूं। हम सीखने हम सीख रहे हैं, अभी भी बोलते हैं, हम आज भी सीख रहे हैं, बोलते हैं। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा हमेशा एकदम हमेशा सीखने की भावना से रहेगा, तब तक उसको सब कुछ अच्छा चलते रहेगा। जिस दिन उसमें थोड़ा सा भी आया, कुछ भी नहीं जानते भाई साहब, उपलब्धि जीरो। आपका 18-18 15-15 साल से पढ़ाने वाला टीचर भी आज सीखने आता है बोल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी उपलब्धि क्या है, ऑलमोस्ट जीरो। ये कभी नहीं होना चाहिए बच्चों में, तो आ जाता है, लेकिन 2 नंबर 4 नंबर आपस में 20 लोगों में बैठ के ज्यादा पा लेने से ये चीजें भावना आ जाती है, गलत है। ठीक है, हमेशा जो नहीं जानता उसको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, नहीं आता तो पूछना चाहिए, लेकिन यही अच्छे अच्छे को खा गया। सिर्फ दुनिया का एक ही वसूल याद रखना, एक ही सिद्धांत है इस फील्ड का, रीस्टार्ट। गलती हो गई, फिर से चालू करिए, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से चालू करिए। ठीक है, या तो परमानेंट इससे नाता काट दो, कन्नी काट दो, तो भी ठीक है, बढ़िया जाइए प्राइवेट आईमेट में काम करना चालू करिए, और इसमें हो तो हमेशा याद रखना, रीस्टार्ट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, बोर नहीं होना है, बोर, एक वर्ड याद रखना, बोर नहीं होना है। पढ़ना, यही सब्जेक्ट है, यही तो सिलेबस है, तो कैसे करोगे? इसी सिलेबस को 20-20 बार पढ़ना है अकेला, यही सिलेबस है ना। चले आगे। हाँ, 1H3 को कैसे तोड़ेंगे, उसमें 1 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, देखो यहाँ न्यूट्रॉन देख, पहले में 0 न्यूट्रॉन, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन, और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉनों की संख्या है, सब में प्रोटॉन की संख्या एक ही है, तीनों में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, एक है, एक ही है, क्योंकि नीचे में जो दिया वो प्रोटॉन की संख्या है, P इक्वल टू जेड, P इक्वल टू जेड, सब में 1-1-1 है, सब में क्या है, 1-1-1 है। जैसे इसमें देखो P का मान, ये दोनों P का मान है, ये N का मान देखो, एक में 6 है, एक में 6 है, लेकिन N का मान इसमें 6 और इसमें 8 है, न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक क्यों है ये दोस्त एक दूसरे के, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार भिन्न भिन्न है, एटॉमिक नंबर विल बी सेम एंड एटॉमिक मास आर डिफरेंट डिफरेंट, इसीलिए समस्थानिक है, सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं समस्थानिक। ठीक है, चलिए आगे। समस्थानिकों के प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना एक एक बात को। समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट डिफरेंस। इसीलिए देखो ध्यान से, इसीलिए आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर समझ सजाया गया। आवर्त सारणी को कैसे सजाया गया, परमाणु क्रमांक के आधार पर, ना कि भार के आधार पर। मेंडलीव कोशिश किया था,
मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी कोशिश किया था परमाणु भार के आधार पर समझाया, लेकिन आज अपन पढ़ते किसका आवर्त सारणी है? मोसले का। किसका पढ़ते हैं? मोसले का। ठीक है, ये मोसले का जो आवर्त सारणी किस पर डिपेंड है बेटा? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक, ध्यान से मेरी बात सुनना, परमाणु क्रमांक अभी भी बोल रहा हूं, जितने भी समस्थानिक होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? डिफरेंट इससे। अब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए आवर्त सारणी में सबको एक स्थान मिला है। अगर मैं कार्बन को एक जगह दे दिया हूं, कार्बन को आवर्त सारणी में मान लीजिए जगह मिल गया है, तो कार्बन C612 को अलग नहीं देना है, कार्बन 614 इतना देते देते बर्बाद हो जाएगा। समस्थानिकों को अलग अलग जगह नहीं दिया गया है, केवल एक जगह दिया है। आवर्त सारणी में केवल कितना जगह मिला है? एक। आवर्त सारणी में कितना जगह मिला है? केवल एक। किसी भी तत्व को समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। देखो, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का अलग अलग नाम है। कार्बन वाले का कार्बन ही है, यूरेनियम वाले का यूरेनियम है, लेकिन हाइड्रोजन वाले का नाम क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके नाम अलग अलग हैं। आगे देखिए, पोलोनियम, पीओ, ये सिंबल है पीओ। पोलोनियम दुनिया का एक ऐसा तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा समस्थानिक है। आइसोटोप्स कितने हैं? 27। क्वेश्चन डायरेक्ट उठेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व, सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या आएगा आंसर? पोलोनियम। कितने होते हैं? 27। कितने होते हैं? 27। ठीक है, चलो, अब जो समस्थानिक में पढ़ाया हूं, इनके एप्लीकेशन दैनिक जीवन में आप क्या उपयोग करते हो, तो इसमें सबसे पहले देखो यूरेनियम 235। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 से अपन जो अपने चट्टान है, रॉक्स हैं, उनका लाइफ कितना साल पुराना है ये ज्ञात किया जाता है यूरेनियम 235 से। जैसे मान लीजिए 3-4 तो पत्थर, पहाड़ों का पत्थर को लेके आए और उन पर क्या किए? यूरेनियम 235 से उसका शोध किए। वर्तमान में भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज कैसे पता चला? इसी खोज से। तो याद रखना है, यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है बेटा चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए, एज ऑफ रॉक्स, चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए। कार्बन 14, कार्बन 14, ये आप सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े होंगे। कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उम्र 2350 से लेकर के 1750 बीसी, 2350 बीसी टू 1750 बीसी। तो इसमें याद रखना है जीवाश्म, फॉसिल्स, इनकी उम्र ज्ञात किया जाता है, जीवाश्मों का। किसका? जीवाश्मों का। नेक्स्ट आ जाओ, कोबाल्ट 60, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का यूज किसमें किया जाता है? ब्लड कैंसर में किया जाता है। सोडियम 24, सोडियम 24 रक्त परिसंचरण में, ब्लड सर्कुलेशन के स्टडी में, अध्ययन में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम 24। आर्सेनिक 74, ट्यूमर, एक तो ब्रेन ट्यूमर सुने नाम, तो ये ट्यूमर का, तरह तरह का ट्यूमर पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। आयोडीन तो जानते हो घेंघा रोग के उपचार में, लेकिन 131, आयोडीन 131 घेंघा रोग के उपचार में, ग्लैंड गले में हो जाता है। ठीक है, तो ये समस्थानिकों के एप्लीकेशंस है। समस्थानिक किसको बोलते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। अब दूसरा है समभारिक, इंग्लिश में नाम है इसके लिए आइसोबार। आइसो नाम से स्पष्ट है, समभारिक। ध्यान से सुनना, सम ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जस्ट उल्टा करिए, जस्ट उल्टा करिए, क्या बोला मैं? ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास विल बी सेम एंड एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट डिफरेंट, इट्स कॉल्ड आइसोबार। आइसो समभारिक, भार समान होगा, बस एक ही चीज दिमाग में चलो ना, समभारिक। समभारिक मतलब भार क्या होगा? समान। तो जितना भी भार होगा सब समान होगा और क्रमांक क्या होगा? अलग अलग होगा, तब क्या कहलाएगा? जैसे
एग्जाम्पल देखिए, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये मैं लिखा आर्गन, ये लिखा पोटेशियम और ये लिखा कैल्शियम। आर्गन 1840, 1940, 2040। ध्यान से देखिए, सबके परमाणु भार एक है, सबके परमाणु भार क्या है, एक है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। जब परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा, अलग अलग होगा, क्या कहलाएगा, समभारी। एक एग्जांपल और ये देखे, 7-14, 6-14, ये देखो, ये 14 और 14 समान है, ये एक दूसरे के क्या है, समभारी है। नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये हो गया समभारी। मेन था समस्थानिक, वो समझ में आ गया, कुछ नहीं अभी इधर। इसके नाम, इसके बाद तीसरे नंबर पे सम न्यूटॉनिक। सम न्यूटॉनिक, न्यूटॉनिक मतलब न्यूट्रन, क्या बेटा, सम न्यूटॉनिक, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, ना तो परमाणु क्रमांक समान हो, ना तो परमाणु भार समान हो, दोनों अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक भी अलग हो, परमाणु भार भी अलग हो, लेकिन एक चीज समान होना चाहिए, तब नाम पड़ेगा सम न्यूटॉनिक। क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, काय की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या यदि समान है तब ये क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक। इंग्लिश में नाम है आइसोटोन्स। परमाणु क्रमांक अलग अलग, ये देखो परमाणु क्रमांक इसका क्या है, इसका कितना है, अलग अलग। परमाणु भार इसका कितना है, इसका कितना है, ना तो परमाणु क्रमांक समान है, ना तो परमाणु भार समान है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन समान है। कैसे सर, देखो इधर, उसमें पी का मान कितना होगा, पी का मान 15 और एन का मान, एन का मान तभी तो जो 31 होगा। इसमें पी का मान, एन का मान, एन का मान, इसमें भी एन का मान 16, इसमें भी एन का मान, इसलिए हो गया सम न्यूटॉनिक। क्या हो गया, नीचे और देखो, ये है वेनेडियम और ये है क्रोमियम। वेनेडियम 2351 और क्रोमियम 2452। इसमें पी का मान 23, इसमें पी का मान 24। इसमें देखो पी का मान जो 23, इसमें 23 का कम करेंगे तो 28 एन का मान, इसमें भी एन का मान 28। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जा रही है, समान। ना तो परमाणु क्रमांक समान है, ना तो परमाणु भार समान है, लेकिन एक चीज समान है, क्या, इसीलिए हो गया सम न्यूटॉनिक, आइसोटोन्स। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूटॉनिक। आखिरी बचा क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तब क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तब क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब देखो इलेक्ट्रॉन कैसे बराबर होंगे, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है आपको। एग्जाम्पल में लिखा Na+, Na+, ये है Na। पहले Na का मान होता है 11, छोड़ दो। मैग्नीशियम Mg, इसका मान परमाणु क्रमांक होता है 12। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है 8। अब इसको मेरे को बनाना है एक दूसरे के लिए सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे अपन, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ये देखो Na, अगर मैं इसमें से एक ठोक छोड़ देता हूं, मतलब इसको प्लस कर देता हूं, मतलब एक ध्यान कर दिया, एक क्या कर दिया, तो बचा ही इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, हाँ या ना, एक तो दान कर दिया, ये Na+ हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ये Mg, मैं बोला 2+, दो दान कर दिया, अभी भी इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास कितने बचे, 10। अब मैं बोला O2-, 8 से कितना हो गया, ये 2 ले लिया, 10। अब ये वाला Na+, Mg2+ और O2-, ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है। ठीक है, अब इसका सेकंड चैप्टर में आ जाएंगे, तत्व यौगिक और मिश्रण में, उसके बाद पीरियोडिक टेबल पे। ओके, ये चैप्टर 1 खत्म।